बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू द टॉर्क इंस्टीट्यूट। आई एम अनु गुप्ता, योर फेवरेट फिजिक्स फैकल्टी, जो आज फिर आप लोगों के लिए आए हैं आपके एग्जाम की तैयारी कराने के लिए। तो बेटा, आज मैं लास्ट मिनट रिवीजन सेशन लेके आई हूँ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। और अगर हम बात करें क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में फिजिक्स में चारों ही चैप्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो यही वाला चैप्टर है और इसमें से ही सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से देखेंगे, आपके सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आप एग्जाम में हर एक सवाल बना पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। इस सेशन को आप ध्यान से देखिए, आराम से साथ साथ क्वेश्चन लगाइए, आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और बेटा, आपका जैसे एग्जाम है तो मैं आप लोग को सजेशन देना चाहूंगी कि ड्यूरिंग द एग्जाम आप बहुत आराम से एग्जाम करना, बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। आपको अपने पे ट्रस्ट रखना है कि आपने इतनी मेहनत की है तो डेफिनेटली आप सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, एग्जाम में बहुत अच्छे से आपको आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो करें शुरू। आइए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सभी में मैं आपको पहले आपको सबका कंसेप्ट समझाऊंगी और उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, करें शुरू। आइए, चलिए, तो हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, कि लाइट का रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है। उसी के साथ बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके साथ आपके जो लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, इमेजेस फॉर्मेशन, ये सारी हम बातें करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फिर पावर ऑफ लेंस। तो बेसिकली इन सब टॉपिक्स के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स आते हैं वो सारे हम वन बाय वन कवर करेंगे और उसी के साथ बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। बेटा, सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि आखिर लाइट क्या होता है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही हमारा लाइट के ऊपर है। तो लाइट बेसिकली क्या है? लाइट एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है ना। लाइट इज व्हाट? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हमें अपने आसपास की चीजें दिखाई देती है। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें अपने आसपास की चीजें नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अब लाइट के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, कि जो लाइट हम देखते हैं वो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड ये हम किसकी हेल्प से शो कर सकते हैं? मुझे अगर मान लो दिखाना है कि लाइट ऐसे जा रही है, सो आई कैन शो द लाइट लाइक दिस, जिसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, रे ऑफ लाइट। और अगर मान लो बहुत सारी रेज एक साथ फॉल कर रही हैं, जैसे मान लो ये ऐसे, तो इसको क्या बुलाते हैं? वी कॉल दिस एज बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इसे बीम ऑफ लाइट बुलाया जाता है। तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इसी को हम क्या बुलाते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और बेटा ध्यान क्या रखना है हमें, कि लाइट के ना एक्चुअली डुअल नेचर होता है। लाइट हैज डुअल नेचर। तो लाइट जो है इसका डुअल नेचर होता है, मतलब इसका पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। पार्टिकल एज वेल एज वेव, एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, इसीलिए अगर बात की जाए कि अच्छा लाइट की कौन सी वेव होती है, तो हम बोलेंगे लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी लाइट की। और देखिए लाइट की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि लाइट जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है नेचर में, मतलब लाइट ऐसे ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में मूव करती है और इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, मूव करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। एंड दैट इज वाई इसका नाम नॉन मैकेनिकल वेव भी रखा गया। क्या रखा गया? नॉन मैकेनिकल वेव। गॉट इट। अब हम बात करें कि स्पीड कितनी होती है लाइट की वैक्यूम में या फिर एयर में, वो अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। तो इसलिए आप 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड याद रख सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हमारी लाइट की। क्लियर है ना भाई? आप पूरा चैप्टर लाइट के बारे में पढ़ने वाले हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो हमको पता तो होना चाहिए ना लाइट क्या है। तो लाइट एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट हैज डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव, जिसमें हम कह सकते हैं ये ट्रांसवर्स होती है और नॉन मैकेनिकल वेव होती है। गॉट इट? ठीक है, आगे देखिए।
अब हमने नोटिस क्या किया, जैसे हम क्या बात करेंगे कि किसी भी सरफेस पे, लेट अस सपोज ये सरफेस है, इस सरफेस पे जब हम लाइट को फॉल कराते हैं ना, तो हम क्या देख सकते हैं कि जब हम लाइट को फॉल कराते हैं तो ये पॉसिबल है कि जो लाइट आई है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, ओके, वो क्या कर सकती है, वो टकरा के वापस भी जा सकती है, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, या फिर वो क्या कर सकती है, दूसरे मीडियम में जा सकती है, पर वो सीधी नहीं जाती, बेंड होके जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड रे। गॉट इट? तो कुछ हम इस तरह से बात करते हैं कि लाइट कभी किसी सरफेस पे फॉल करती है तो वो टकरा के वापस भी जा सकती है और दूसरे मीडियम में भी जा सकती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। सही है? तो ये होता है रिफ्लेक्शन। Whenever the ray of light falls on any smooth and polished surface और वो वापस टकरा के जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ जी, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी में ही अगर हम बात कर लें तो हमारे पास कितने लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, दो। पहला लॉ ये बोलता है whenever the light falls on any surface, जैसे मान लो यहाँ पे ये लाइट फॉल करी तो होगा क्या, ये आएगी, इसको क्या बुलाएंगे बेटा, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है एंड ये है नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये ध्यान से देख लेना बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है, सुनिए ध्यान से, मुझे बताइए क्या आप भी यही गलती करते हैं। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है कि वो क्या लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। भाई वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखेंगे। और दूसरा लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। जैसे फटाफट से मुझे आंसर बताना कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर एंगल 30 है तो रिफ्लेक्टेड भी 30 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर मान लो कोई रे कैसे आई है, ऐसे स्ट्रेट आई है, तो टकरा के कैसे जाएगी, ऐसे सीधी चली जाएगी, है ना, ऐसे सीधी चली जाएगी। ओके, अच्छा मान लो अगर कोई रे ऐसे आई है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल कितना है, लेट अस सपोज यहाँ का एंगल है 30 डिग्री, और आपसे पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बताइए कितना आएगा। सबसे पहले तो ये देखो इंसिडेंट रे कौन सी है, जो इसकी तरफ आ रही है वो है इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच को बुलाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना ये, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच को बुलाते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली हमें ये बताना है। तो बेटा ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 मतलब कि हो जाएगा 60, और अगर ये 60 है तो आर भी क्या हो जाएगा 60, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 60 डिग्री। ओके, क्लियर है। अब देखो ये वाले डायग्राम में भी ना क्या करना, जब ये एग्जाम में आए तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना मत भूलना, ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिख देना एग्जाम में जब आएगा। चलिए, उसके बाद हमें जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हम जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड एज वेल एज इमेज। इमेज क्या होता है भाई, इमेज होता है कि कोई ऑब्जेक्ट का सेम टू सेम रेप्लिका बन जाना, यस। और फिजिक्स में हम बात करते हैं कि इमेज कितनी तरह की होती है, दो तरह की, एक होती है रियल इमेज, तो दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती है जो कि हमारी स्क्रीन पे फॉर्म होती है ना, और वर्चुअल इमेज इज द वन जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती, ठीक है। ऐसा हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज बेसिकली मिरर के अंदर, शीशे के अंदर बनने वाली इमेजेस को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, या फिर जो एक्चुअली मीटिंग ऑफ रेज से नहीं बनती, मतलब आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक्सटेंड करना पड़ता है रेज को, और उसको एक्सटेंड करने के बाद, रेज को एक्सटेंड करने के बाद जो इमेज बने उसे बुलाते हैं वर्चुअल। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कि आपको ये मिरर ध्यान होगा, कॉनकेव मिरर, रेज टकराई, लौट के आई, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों कैसी हैं, ये रियल वर्ल्ड में है, शीशे के अंदर की बात नहीं चल रही, रियल वर्ल्ड में, तो इनको बुलाया हमने रियल इमेज, ठीक है। तो रियल और वर्चुअल की बात करेंगे हम।
आगे आइए, थोड़ा सा बात करें अगर प्लेन मिरर के बारे में, तो प्लेन मिरर जो हम अपना डेली लाइफ में घर पे यूज करते हैं उसे प्लेन मिरर बुलाते हैं। अब प्लेन मिरर की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि प्लेन मिरर में ये खास बात होती है कि जो साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज इमेज का होता है ना। जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट अपियरिंग राइट, राइट अपियरिंग लेफ्ट, ऐसा दिखता है, जिसको बच्चों क्या बोलते हैं बताइए मुझे कमेंट्स में, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट अपियरिंग राइट, राइट अपियरिंग लेफ्ट। हाँ जी, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हमने बात किया कि ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में ये खास बात होती है कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो जो इमेज बनेगी उसकी हाइट भी क्या होगी, h। अगर हम बात करें यहां से यहां की दूरी, है ना, ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी अगर x होती है तो इमेज से मिरर की दूरी भी क्या होगी, x। ओके, सो व्हाट वी कैन से इन द केस ऑफ प्लेन मिरर, जो पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं वो क्या है, सेम साइज, और इमेज कैसी बनी, वर्चुअल, रियल वर्ल्ड में नहीं है। और कैसी बनेगी, सीधी, सीधी बनने को बोलते हैं इरेक्ट। सेम साइज, वर्चुअल, इरेक्ट, और क्या बोला था मैंने, लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट अपियरिंग राइट, राइट अपियरिंग लेफ्ट। तो ये बातों का कुछ हम ध्यान देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया इतना? बिल्कुल सिंपल सिंपल हमने बात करी, लाइट के बारे में बात करी, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करी, और उसके बाद हमने बात कर ली है प्लेन मिरर्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी सी बात की। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे कि आखिर जब हमारे पास एक मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है ना, जिसमें हमने देखा कि हमारा इमेज का साइज कैसा बनता है, सेम, बट जरूरी है कि क्या हमें शीशे में हमेशा इमेज सेम साइज की देखनी हो? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी इमेज का जो साइज है उसको जूम करके देखना होता है, बड़ा करके। जैसे मतलब मुझे मेकअप करना है तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा जूम करके दिखाए ताकि मैं अपना मेकअप अच्छे से कर सकूं। उसी तरह से एक डेंटिस्ट को जब क्या होता है, दांतों का ट्रीटमेंट करना होता है, तो उससे भी चाहिए कि वो जूम करके चीजों को देख पाए। और कई बार हमें चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो छोटा बन जाए। जैसे कि कार में अगर हम देखें तो कार का जो शीशा होता है साइड में, उसमें जो पीछे आने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कैसा होता है, इमेज छोटा होता है। वो जरूरी भी है भाई, आपको नहीं दिखाई देगा पीछे से क्या आ रहा है अगर, है ना, अगर वो बड़े बड़े दिखाई देंगे तो हमको समझ में ही नहीं आएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा करना होता है तो कभी बड़ा करना होता है, और वैसा प्लेन मिरर नहीं कर पाता। इसीलिए हमारे पास मार्केट में नए तरह के मिरर्स आए, जिसे क्या बुलाते हैं, यस वेरी गुड, इन्हें बुलाते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्फेरिकल मिरर मार्केट में क्यों आए, क्योंकि आपको कभी कभी साइज बड़ा चाहिए तो कभी छोटा। तो बेटा ध्यान से देखिए, स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, शीशे वाले मिरर से इनको बनाया जाता है। एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब जितनी भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं यही लिख रही हूँ, ध्यान से देखते रहना और याद कर लेना, साथ में अभी के अभी याद कर लेना। ठीक है, किसमें क्या खास बात है, देखो खास बात, कॉनकेव मिरर का शेप कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, और कॉन्वेक्स का शेप देखिए कैसा होता है, ऐसा शेप होता है। ओके, कॉनकेव में क्या खास बात होती है कि ये कौन कौन सी इमेज बना सकता है, इट कैन फॉर्म रियल इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, और साथ में वो वर्चुअल इरेक्ट भी बना सकता है। अब ध्यान से देखिए बेटा, इसमें ना आपके ना 6 केस होते हैं, 6 केस होते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखते हैं, है ना, आपको ध्यान भी होगा। तो उनमें से 5 केस में तो रियल इन्वर्टेड बनता है, सिर्फ एक ही केस है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट बनता है। ठीक है ना, और वो भी कहां पे होता है, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फोकस। ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये ध्यान रखेंगे, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट। और इसमें और क्या ध्यान रख सकते हैं कि इसमें जो हाइट होता है किसका, इमेज का, वो सेम भी बन सकता है, स्मॉल भी बन सकता है और एनलार्ज भी बन सकता है, तीनों पॉसिबल होते हैं इसमें। ठीक है, तीनों पॉसिबल होते हैं। इसी के साथ कुछ पॉइंट और ऐड करते हैं, चलिए बेटा। इसका फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, यू हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव, जबकि वी, है ना, v जो होता है इमेज डिस्टेंस, वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। सही बात है, हाँ जी।
अब बेटा इधर आ जाइए, कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो इसमें कौन सी इमेज फॉर्म होती है? कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर किसका एग्जांपल होता है? गाड़ी में जो शीशा लगा है ना, बस वो ध्यान रखना है। गाड़ी में जो शीशा लगा है वो है कॉन्वेक्स मिरर। बताओ, उसमें कभी ऐसा हुआ है गाड़ी चलते चलते एकदम उल्टी दिखाई दे रही है हमें? नहीं ना। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर में कभी ऐसा होता ही नहीं है कि आपको इन्वर्टेड इमेज दिखे, उल्टी इमेज दिखे। इसमें हमेशा हमको इमेज कैसी मिलेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, कैसी मिलेगी? वर्चुअल डायरेक्ट। और साइज हमेशा आपको मिलेगा स्मॉल, है ना? कभी ऐसा नहीं होगा कि गाड़ी का साइज हमको बड़ा दिखने लग गया। सही बात है बेटा। इसमें यू आपका नेगेटिव रहेगा हमेशा, एफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और अगर हम वी की बात करें, ओके, तो वी आपका कैसा रहेगा? बोलो बोलो। यहाँ पे आपको ध्यान होगा, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इमेज कहाँ बनती है? हमेशा यही बनती है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसका वी कैसा ले सकते हैं हम? हमेशा पॉजिटिव ले सकते हैं। तो ये आपको मैं बस थोड़ा बता रही हूँ कि ऐसे ना आप थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं कि ये हमारे साइन कन्वेंशन इसमें रहते हैं। अगर हम याद रख ले तो कोई बुराई नहीं है ना। इससे क्या है ना, एफ नेगेटिव यू नेगेटिव हमेशा लेना है, इसमें एफ पॉजिटिव यू नेगेटिव हमेशा लेना है, इसका वी हमेशा पॉजिटिव, इसका वी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस बारे में आप बात करना चाह रहे हो। क्लियर? हाँ जी, क्लियर। आइए, तो ये हमने बात कर ली कि ये हमारे प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करना है तो हम ऐसा कर पाएंगे, सही बात है, ठीक है। दैट्स हाउ वी कैन डिफाइन इट। अब आगे बात करते हैं अगर हम, तो ये हमारी डेफिनेशंस हो जाएंगे बच्चे, कि अगर एग्जाम में आता है तो ये आप डेफिनेशंस इस तरह से लिखोगे। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देती हूँ और वो इंपॉर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है। हाँ जी, बिल्कुल आ सकती है, तो आप उसे याद करेंगे। क्या क्या? देखो ध्यान से, ये कौन सा मिरर है? बताओ कौन सा मिरर है? दिस इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये कैसा मिरर? कॉनकेव मिरर। बेटा ये इसको क्या बुलाते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये पॉइंट, ठीक है ना, सेंटर ऑफ द मिरर का पॉइंट कहलाता है पोल। और ये क्या है ना, ये मिरर कैसे बनता है? एक बड़े से स्फीयर का ये पार्ट होता है, तो वो बड़ा सा जो स्फीयर होगा उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, ठीक है ना, उसको काट के तो हमने बनाया था ये। तो इस सी को हम क्या बुलाते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वहीं अगर हम बात करें, सी से पी का डिस्टेंस जो होता है वो क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बेटा इनके बीच में एक पॉइंट होता है एफ, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। एफ स्टैंड्स फॉर व्हाट? प्रिंसिपल फोकस। और अब हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? R इक्वल्स टू 2F, ठीक है। तो ये पॉइंट्स का थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये प्रिंसिपल फोकस क्या चीज होती है मैम? बेटा प्रिंसिपल फोकस में ना ऐसा होता है कि अगर हम सारी रेज को ऐसे पैरेलल इस पे फॉल कराते हैं तो हम देखते हैं कि इस मिरर का बिहेवियर क्या है? वापस टकरा के रेज को यहां पे भेज देना। देखो ये सारी रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, लाइक दिस। तो जिस पॉइंट पे रेज कन्वर्ज हो रही है ना, उस पॉइंट को ही प्रिंसिपल फोकस बुलाते हैं। और ऐसा बिहेवियर हमने देखा किसका? कॉनकेव का, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि ये जो कॉनकेव मिरर होता है ये कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। कन्वर्जिंग, सॉरी, मिरर, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या करता है? जो भी लाइट इस पे फॉल करती है वो डाइवर्ज होती है, तो ये डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है। लेंस नहीं आएगा, इधर भी मिरर कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा कन्वर्जिंग मिरर। ओके, चलो अब इसी तरह से सेम वी कैन मेक द डायग्राम फॉर व्हाट? बताओ बताओ, नेक्स्ट किसका बनाना है? नेक्स्ट वी हैव टू मेक फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में आप ये बोलेंगे कि ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो जाएगा बेटा पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। इसका फोकस आपको यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है। कहाँ पे ड्रॉ करना है? यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब भी हम लाइट को ऐसे फॉल कराते हैं यहाँ से,
हमेशा ना जब भी लाइट को फॉल कराओगे ना आप यहाँ से कराओगे। तो हमने क्या कहा, ये भाई क्या करता है, ये ना लाइट को ना एक पॉइंट पे मिलाता नहीं है, दूर डाल देता है, ऐसे दूर, डाइवर्ज। पर डाइवर्ज भी कैसे करता है कि आप इसको एक्सटेंड करोगे तो कहां से मिलता हुआ लगता है, फोकस से, ऐसे ऐसे, लाइक दिस। तो इसने क्या किया, लाइट को दूर दूर बिखेर दिया, इसका इसलिए इसका नाम क्या लिखा, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, चल अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ रूल्स यूज करेंगे, उन रूल्स की हेल्प से ही आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। मैं आपको बता दूं बेटा, जो आपका एग्जाम आएगा उसमें कई बार आपसे पूछते हैं कि बेटा ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसके हिसाब से रे डायग्राम बनाइए। तो वो रे डायग्राम की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेंगे। बोलो की हुई है सबने, एक बार रिवाइज करा लें फटाफट से। चलो मैं आपको फटाफट से रूल्स बता देती हूँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स के, और फिर बात हो जाएगी इमेज फॉर्मेशन की। देखो पहला रूल, तो पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो टकराने के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। कोई भी रे अगर फोकस से जा रही है तो टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। सही बात है, ओके। तीसरा, अगर कोई रे पोल पे आ रही है तो टकरा के पोल से ही निकल जाएगी। ओके। फोर्थ रूल, अगर कोई रे ऐसे जा रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती जा रही है तो वापस एज इट इज निकल जाएगी। ये चार रूल हो गए हमारे, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जितने एंगल से ये आती है उतने से ही लौट जाती है। ओके, चल इसी के साथ हम लोग रूल की बात कर लेते हैं फटाफट से कॉन्वेक्स के लिए। इसमें भी हमें क्या करना है, ये आपने बेटा यहां से बोला कि रे आई तो ये डाइवर्ज करेगी, पर कैसे, कि यहां से लगे फोकस से पास कर रही है। ऐसे ही हम यहाँ पे बात कर लें तो कोई रे अगर फोकस से पास होती हुई लग रही है कि भाई ये तो फोकस से चली जाएगी, तो टकराने के बाद कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और बताइए तीसरा क्या है, हाँ जी बताओ बेटा, तीसरा क्या है कि अगर कोई रे पोल पे आएगी तो टकरा के एज इट इज निकल जाएगी, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर बनाते हुए। फिर देखिए, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, ऐसा लगेगा कि ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगी, तो वो वापस एज इट इज चल जाती है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, इन्हीं को फॉलो करके हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। हाँ जी, तो वो इमेज फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए बेटा कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होता है ना। रूल्स फॉर्मेशन के हिसाब से अगर बात करें तो हमने ये देखा कि कॉनकेव मिरर में अगर हम बात करें तो ऐसे कितने केस बनते हैं, 6। और वहीं कॉन्वेक्स मिरर में हम बात करें तो बेटा बनते हैं 2 केस। कितने बनते हैं, 2 केस। सही बात है, ओके। जैसे कि मान लो अगर हम बात करें बेटा कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर का पहला केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है ना, तो रेज ऐसे आती हैं और एक पॉइंट पे मिल जाती है। तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे बनती है। कैसे बनती है, हाईली डिमिनिश बनती है ना, हाईली डिमिनिश बनती है। और रियल एंड इन्वर्टेड, मैंने आपको बताया था ना 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है, तो ये हम ध्यान रखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगी। ठीक है, उसी तरह से दूसरा केस क्या होगा, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यहां पे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जब पीछे रखते हो तो इमेज कहां बनती है, कहां बनती है, पहले वाली एफ पे बनी थी ना। तो उसके बाद चलो एक बार एक काम करते हैं, मैं यहां बना के दिखाती हूँ आपको, देखो ध्यान से। एफ सी है ना, चलो देखो, अगर सी के पीछे रखी तो इमेज कहां बनती है बेटा, सी और एफ के बीच में, और कैसी बनेगी, उससे छोटी बनेगी। अगर सी पे रखा तो इमेज कहां बनती है, सी पे ही बनती है, सेम साइज। याद आ रहा है, अच्छा अच्छा, सी और एफ के बीच में अगर रखी हो तो
तो कहाँ बनती है, इसके पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और वो भी कैसी बनती है, एनलार्ज्ड, बड़ी बनेगी, बड़ी। और अगर फोकस पे रखते हैं यहाँ पे, तो फोकस पे रखते हैं तो कहाँ बनती है इमेज, इंफिनिटी पे बनती है, और बहुत बड़ी बनती है कि नहीं, हाँ जी, बहुत बड़ी बन जाती है। फिर उसके बाद अगर पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो आपको इमेज कहाँ मिलती है, यहाँ पे, और वो भी बड़ी। तो मतलब हम क्या ध्यान रखेंगे कि देयर इज ओनली वन केस इन द कॉनकेव मिरर, देयर इज ओनली वन केस इन द कॉनकेव मिरर, जो कि एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तब हमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलती है। बाकी सब में कैसी मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और वो भी कैसी मिलती है, एनलार्ज्ड, बड़ी। ठीक है, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा ना। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या खास बात होती है कि आप ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रखो, सो यू विल ऑलवेज गेट इमेज समवेयर हियर, और वो भी हमेशा कैसी बनेगी, छोटी। ठीक है, सो यू गेट द वर्चुअल इरेक्ट एंड इमेज। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, क्लियर, यस। अब फटाफट से साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सके। साइन कन्वेंशन में अपने को क्या चीज ध्यान रखनी होती है, जैसे मान लो ये मिरर है, सबसे पहली बात U स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट को हमने कितनी दूरी पे रखा है, बट कहां से मैम, कहां से, बेटा पोल से, पोल से कितनी दूरी पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और V की बात करें तो V क्या होता है हमारा, V होता है इमेज डिस्टेंस, F होता है फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ। चल, तो अगर हम लेफ्ट साइड पे हैं, चाहे ऊपर या नीचे, तो यूवी आपको क्या लेना होता है, यूवी वीबी नेगेटिव। अगर हम कहां पे हैं, लेफ्ट साइड पे। अगर आप इससे राइट साइड पे हैं, चाहे ऊपर या नीचे, चाहे ऊपर या नीचे, तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। क्या लेना है, पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है, किसकी बात करी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। आइए अब बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा ये होती है हाइट, है ना। अब मान लो ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा है, कहां पे, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस चाहे इधर हो या फिर इधर हो, है ना। तो देखो ये आप याद रखोगे, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आपको पॉजिटिव लेना होता है। ठीक है, और यहां पर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेना है, नेगेटिव। क्या लेना है बच्चे, नेगेटिव। क्लियर, ओके, बस इतना साइन कन्वेंशन आप थोड़ा सा ध्यान रखो, आपके सारे सवाल बन जाएंगे। रेडी, ओके, समझ में आया। चलिए अब फटाफट से बात करते हैं किसकी, मिरर फॉर्मूले की। जानते हैं आप मिरर फॉर्मूला क्या होता है, यस मैम, मिरर फॉर्मूला इज व्हाट, कि मान लो अगर आपको u और f गिवन है, क्या गिवन है, u और f क्वेश्चन में गिवन है, v निकालना है, या फिर आपको v और u गिवन है और आपको f निकालना है, तो आप ये यूज करोगे। उसी की तरह एक मैग्निफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन होता है जो बताता है भाई आपकी जो इमेज है वो कितनी बड़ी बनी है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका साइज बढ़ गया है तो कितना मैग्नीफाई हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, वो मैग्निफिकेशन कहलाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस v बाय u। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, जो भी मैंने थ्योरी पोर्शन बताया है। अब इसके बाद हमने करने हैं क्वेश्चन डिस्कशन। समझ में आ गया, मतलब थ्योरी में तो अगर आप इतना पोर्शन ध्यान रखते हो ना, आपकी बात बन जाएगी। सही है, ओके। एग्जाम के लिए टेंशन मत लेना, मैं फिर बता रही हूँ, जाने से पहले ये जो फॉर्मुले छोटे छोटे हैं ना, इसको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है ना। इन फॉर्मुलाज को जरूर देख के जाना, और एग्जाम में इन्हीं से ही रिलेटेड सवाल आते हैं, इन्हीं को ही आपको यूज करना है और आपका सवाल बन जाएगा। बस थोड़ा दिमाग से, थोड़ा शांति से क्वेश्चन को पढ़ना, कंक्लूजन निकालना, एंड देन ट्राई टू फाइंड द आंसर। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना, आपको समझ भी आ जाएगा, अच्छा मैम, अच्छा तो ये ऐसे करना था, फिर आप ऐसे करेंगे, है ना। चलिए, रेडी एवरीवन, शो मी द थम्स अप। थम्स अप शो करिए सभी बच्चे कमेंट्स में अगर आपको क्लियर है।
आगे बढ़े, चलिए। तो बेटा ये आ रहा आपका सवाल, क्या पूछा है इसने, देखो ध्यान से। यहाँ पे ना आपको अलग अलग रेज दिखाई दे रही होंगी। इसने क्या बोला, ये ना रे 1 है ना, जो कि इंसिडेंट रे। तो वो पूछ रहा है अगर इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो टकराने के बाद वो कैसे जाएगी, क्या ये रे जो फोकस से पास हो रही है वो नीचे जाएगी, इधर जाएगी, किधर जाएगी? अगर आपको लगता है नीचे जाएगी तो आंसर 5 दो, नहीं तो 3 दो, ऐसा। ठीक है। और दूसरा किसके लिए पूछा है, 2 के लिए पूछा है। देखो 2 कहाँ पे है, ये रहा 2। उसने बोला जो रे ऐसे जा रही है, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती, उसका क्या होगा, है ना? बताओ क्या आंसर है। तो जो रे 1 वाली है, जो फोकस से जाएगी, टकराने के बाद वो क्या करती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, यानी कि आंसर क्या हो गया, 3। और जो रे आपकी ऐसे जाती है, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो लौट के भी एज इट इज आती है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 3,4। 3,4 समझ में आया? आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। The magnification produced by a spherical mirror is -3। -3। तो वो आपसे पूछ रहा है इससे हमको क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। ठीक है, चल। अब ना इसमें ना आपको एक चीज और बता सकती हूँ मैं यहाँ पे, आप ये देखो, इसमें ना हम एक चीज ऐड करते हैं मैग्निफिकेशन में। अगर आपका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है मैग्निफिकेशन इज 2, मैग्निफिकेशन इज 5, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो हाइट है इमेज की वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। सही बात है ना, कि वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तभी तो मैग्निफिकेशन 5 आया है, मतलब वो 5 टाइम्स उससे बड़ी है। ओके। और अगर मैग्निफिकेशन स्मॉलर देन 1 है, मतलब हम ये कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है। उसी के साथ हम क्या कंक्लूड करेंगे, जब भी आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब इमेज जरूर वर्चुअल इरेक्ट रही होगी। ओके, ध्यान रखना। और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब इमेज जरूर रियल एंड इन्वर्टेड रही होगी। तो ये थोड़ा सा पॉइंट हम दिमाग में रख सकते हैं। करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो उसके हिसाब से अब अगर हम यहां आ जाए, तो बेटा इसने क्या बोला, मैग्निफिकेशन -3 है, तो उसके हिसाब से बताओ क्या समझ में आता है। तो एक चीज हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे, आपका आंसर बेटा कैसे है, माइनस है। माइनस लगा है तो मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है, पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन कैसा है हमारे पास, नेगेटिव, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, उसके हिसाब से सोचे तो। और दूसरा, और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ पे, अब देखो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1, तो आप ना इसमें ना माइनस साइन को नहीं देखोगे, आप सिर्फ 3 को देखोगे। तो 3 जो है वो 1 से बड़ा है ना, ये मत देखो माइनस, माइनस तो इसके लिए है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा इमेज है वो कैसी होगी, हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो भी कितने टाइम्स, वो भी कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स। तो हम कह सकते हैं जो इमेज है वो 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट से बड़ी है। आई समझ में? तो पता है 1 नंबर का 2 नंबर का ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई आप बताओ आपको क्या समझ में आता है, तो हम कहेंगे हमको ये समझ में आया भाई, है ना। ठीक है बच्चा, ओके। अगले सवाल के लिए तैयार? आइए, सबसे अच्छा बेसिक सवाल है, ऐसा सवाल तो आता ही चाहिए। करो करो बेटा, सबको आना चाहिए इस तरह का सवाल। क्या है इसमें, देखो देखो देखो, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब कि ये क्या गिवन है, यू। और हमेशा हम ऑब्जेक्ट को किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड पे रखते हैं। लेफ्ट साइड पे यू को क्या लेना है, -20। ठीक है। अच्छा, कौन सा वाला ये है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस की प्लस माइनस होता है। पूछ क्या रहे हैं, पोजीशन ऑफ इमेज। हाँ जी, तो क्या करेंगे, हियर वी आर गोइंग टू यूज द मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। देखो ऐसा हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखो 1/v, इसको वहां लेके जाओ, -1/10 प्लस 1/20। अच्छा, ये 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 10 और 20 का एलसीएम होता है 20। यहाँ क्या आएगा, -2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 1/v इक्वल्स टू -1/20। तो v कितना हो गया,
-20 सेंटीमीटर। हाँ जी, समझ में आ गया? तो आंसर कितना आएगा? -20। ठीक है, -20। क्लियर? बढ़े अगले सवाल पे। आइए देखते हैं अगला सवाल। देखो, पढ़ो क्या लिखा है। A concave mirror produces 3 times magnified and enlarged real image. देखो, काफी सारी इंफॉर्मेशन ना हमें ना, ये छोटे छोटे वर्ड्स है ना, इनसे निकालनी पड़ती है ना। सबसे पहला काम तो हमारा क्या होता है, ये चेक करना आखिर मिरर कौन सा है। भाई वो पता करना जरूरी है, तभी तो हमें फोकल लेंथ समझ में आता है, पॉजिटिव लेंथ की नेगेटिव। अरे बात समझ में? तो कॉनकेव मिरर है। अच्छा जी, क्या बोल रहा है कि वो जो है ना, वो 3 टाइम्स मैग्नीफाई इमेज बना रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन कितना है, 3, है ना। और क्या कह रहे हैं, हाइट ऑफ इमेज एक तरह से थ्राइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वैसा भी कह रहा है। पर हाँ, ध्यान से देखो, और कुछ इंफॉर्मेशन भी है। मैग्नीफाइड एनलार्ज रियल इमेज। तो रियल इमेज कैसी होती है, नेगेटिव, है ना। वर्चुअल होती तो पॉजिटिव। और रियल इमेज लिखा है, मतलब ये जो वर्ड लिखा है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे आप स्किप नहीं करेंगे, अगर आपने रियल वर्ड को स्किप कर दिया, इसका मतलब आप पॉजिटिव में ले लोगे, पॉजिटिव में ले लोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना है, -3। अब इसके हिसाब से क्या पूछ रहे हैं, इमेज लोकेटेड, यानी कि क्या पूछ रहे हैं, वी। समझ रहे हो मेरी बात को, कि क्वेश्चन क्या है, कि मैग्निफिकेशन है -3 और वो आपसे पूछ रहे हैं वी। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u। ये तो हमारे पास है ही सही, -3। यहाँ पे आपने डाल दिया -v, और u क्या है, 10। ठीक है ना, u क्या दिया हुआ है, 10। अब ये क्या लेते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट तो क्या होता है, लेफ्ट साइड पे रखा होता है ना, तो -10 लोगे, माइनस से माइनस कट गया, इसको यहाँ लेके जाओ, -3 इंटू 10 इक्वल्स टू v। तो यानी v कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। देख रहे हो आप, -30, -30। तो देखो ऑप्शन 2 है, -30 और +30। अगर आपने आंसर नेगेटिव में नहीं लिया होता, तो आप तो किस पे मार्क कर देते, +30 पे, और आंसर वहीं पे गलत हो जाता, है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना, ये छोटे छोटे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में ध्यान रखना, फिर बाद में मत बोलना मैम हमने तो ये देखा ही नहीं, मैम काश हमने ये कर लिया होता, आपने क्लास में भी बताया था। इसीलिए कह रही हूँ, एग्जाम में जरूर ध्यान से देखनी है चीजें। ठीक है, डन। चले बेटा, अब देख लेते हैं हम कि आखिर जो आपके ये आते हैं ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, देखो उसमें कैसे क्वेश्चन आता है। देखो मिरर से कैसे क्वेश्चन आया, इफ अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज। अरे इसमें तो इन्होंने बताया ही नहीं कौन सा मिरर है, सिर्फ बोल दिया स्फेरिकल मिरर है। पर क्या बोला कि अगर वो मैग्निफिकेशन कितनी बना रहा है, -1। अरे -1 का क्या मतलब हुआ, -1 का मतलब हुआ कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है, लेकिन माइनस लगा है, यानी कि इमेज कैसी बनी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना। तो उसने क्या बोला, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। यू तो यू है तो माइनस में होगा। अब पूछ रहा है नेचर ऑफ द इमेज, तो मैंने तो ये तो बता ही दिया आपको, यही तो पूछा इसने। भाई माइनस आ गया तो हमें तो समझ में आ ही गया, मैम ने तो हमें बता ही रखा है कि भाई माइनस आएगा तो रियल इन्वर्टेड आएगा, है ना, हो गया हमारा ये तो। फिर क्या पूछा है, हाउ फार, ओहो ये जो दिया हुआ है ये v दिया हुआ है आपको, है ना। तो ये v दिया हुआ है 40, ठीक है, 40। और बेटा ये देखोगे तो आप, v जो है ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब जो इमेज बनी है, थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको, देखो ध्यान से, v को हमें सोचना पड़ेगा, +40 की -40, वो कैसे सोचेंगे हम, हमें ये सोचना पड़ेगा भाई कि अगर मैग्निफिकेशन -1 है, जिसका मतलब हम ये कह रहे हैं इमेज रियल है, तो पहले तो ये सोचो मिरर कौन सा है। हमने कहा इसका मतलब मिरर कॉनकेव मिरर ही पॉसिबल है, कॉन्वेक्स में तो रियल बनता ही नहीं है। ठीक है भाई, कॉनकेव मिरर पॉसिबल है। अब कॉनकेव मिरर में मैं ये कह रही हूँ आपको, थोड़ा समझो, क्या इसका मतलब ये नहीं है हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही कहना चाह रहा है ना। तो ये कब पॉसिबल होता है कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का बने, वो कब होता है पॉसिबल, जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा होता है कि नहीं। जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तब इमेज सी पे ही बनती है, और दोनों का साइज कैसा होता है, सेम।
तो ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो यही है, ठीक है। तो मतलब हमको क्या समझ में आया, नेचर ऑफ द इमेज हमने बता दिया, रियल इन्वर्टेड। फिर मैम आप क्या कह रहे थे, वी के बारे में कह रहे थे ना, तो वी क्या होगा, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे बन रहा है ना वी, तो ये होगा माइनस, वी भी हमें मिल गया। अब पूछा है यू, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड फ्रॉम द मिरर। सही बात है, तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड फ्रॉम द मिरर, मतलब m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। मैग्निफिकेशन कितना गिवन है भाई, -1 गिवन है, डाल दो -1। v कितना है, -40 गिवन है, और निकालना क्या है, u। अरे मैम ये तो बहुत आसान हो गया, u इक्वल्स टू -40 आ गया। अरे भाई ठीक है, u इक्वल्स टू -40 आ गया, पर एक दिमाग तो लगा लो, क्या। अरे बच्चा, जब मैंने आपको बोल ही दिया, क्या बोल दिया, कि आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है और आपका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है, तो मतलब जब क्वेश्चन में कह ही दिया v इज -40, तो u भी तो -40 ही होगा। समझे मेरी बात को, हाँ जी, निकालने की जरूरत थी क्या, नहीं ना। तो समझो बात को भाई, क्वेश्चंस के लॉजिक अगर आप पकड़ो ना, तो फटाफट से आंसर्स आते चले जाएंगे। सही बात है, समझ में आई बात। मैंने क्या बोला, आप अगर निकाल के देखना चाहते हो तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से निकाल के देख लो, -v/u डाल के देख लो, तब भी u -40 आ रहा है। नहीं तो हमारा लॉजिक भी तो लगा सकते हैं कि इमेज वहीं पे थी जहां पे ऑब्जेक्ट था, तो इमेज अगर -40 पे है तो u भी तो -40 पे होगा, है कि नहीं, वही बात कह रहे हैं, ठीक है। अब उसने कहा बेटा ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर दिस, मैम ये तो आपने पहले ही बनवा दिया था, अरे वाह, है ना, ये तो हमने पहले ही कर लिया। तो डायग्राम की बात कर लेंगे तो बस यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये रे जाएगी, फिर फोकस से क्रॉस करा लो, एक तो ये बना लो, दूसरी रे ये भी फोकस से क्रॉस करा लो, और यहां से पास करा लो, तो देखो यहाँ पे ये मिल जाएगी और आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, रे डायग्राम। इज इट क्लियर, मजा आया, बढ़िया था सवाल, बस ऐसे ही लॉजिक लगाना है, क्या ही था क्वेश्चन में, जो पढ़ा है वही लगाना है, जो पढ़ा है वही लगाना है, ठीक है, सही है। आ जाए, आ जाओ, आ जाओ फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, और आ जाते हैं हम फटाफट से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, इसको डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसा मैंने आपको बिल्कुल क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, व्हेनेवर द लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस, जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल करती है तो उसका रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस मटेरियल पे आपने उसको फॉल कराया है। आप शीशे पे फॉल कराओगे, आप पानी में फॉल कराओगे, तो लाइट क्या करेगी, अंदर चली जाएगी, सही बात है। अगर आपके पास ओपेक सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, फिर होता है रिफ्लेक्शन ज्यादा, लेकिन अगर आपके पास सरफेस कैसा है, ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट है, तो आप देखते हो रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा होता है। ये रिफ्लेक्शन होता क्या है, बेसिकली लाइट का अंदर जाना, बट हाँ इसमें ना लाइट सीधी अंदर नहीं जाएगी कि स्ट्रेट ऐसे चलेगी। हमने ऑब्जर्व किया कि काफी सारे फिनोमिना हमने डेली लाइफ में देखे, देखिए ये पेंसिल ऐसे मुड़ जाती है पानी के अंदर, हम लोग देखते हैं कि जो फ्लोर होता है किसका, स्विमिंग पूल का, वो हमें ऊपर दिखाई देता है। ये सारे फिनोमिना जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, एक नींबू को ग्लास में डाल दो, तो कांच के ग्लास में आप देखोगे ना पानी के अंदर, तो वो नींबू का साइज बड़ा दिखता है, ये सारी चीजें क्या है, रिफ्रैक्शन। बट एक्चुअली में होता क्या है ना, कि जब हम किसी सरफेस पे, जैसे मान लो ये आपका ग्लास है, इस पे लाइट को फॉल कराते हैं ना, तो वैसे तो हमें पता है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लॉजिकली देखा जाए तो उसको सीधा जाना चाहिए। बट हमने नोटिस किया कि जब ये रेयर रेयर मतलब कि आप मान लो जैसे कि ये एयर है ना, और ये हो गया आपका ग्लास, एयर से ग्लास मतलब रेयर टू डेंसर, एयर टू वाटर मतलब रेयर टू डेंसर, ओके। तो हमने नोटिस किया इफ इट इज गोइंग लाइक दिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देन इट बेंड्स, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। इसको बुलाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बुलाते हैं नॉर्मल, इसको बुलाते हैं इंसिडेंट रे, ये होती है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सही। उसी तरह से अगर कभी ऐसा हो कि लाइट कहां से कहां जा रही है भाई, डेंसर से रेयर, जैसे कि पानी से हवा में जा रही है, ग्लास से पानी में जा रही है, तो भाई लाइट को तो जाना तो चाहिए सीधा, वैसे तो है ना, सीधा जाना चाहिए वैसे लॉजिकली तो, बट वो जाती नहीं है ऐसे, वो क्या करती है ना, इधर घूम जाती है, इधर इधर, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बोलते हैं जिसे, तो ये हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
ये बात हम ध्यान रखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, है ना। तो बात आई कि हाँ जी बेंडिंग हो जाती है, पर ये सोचा जाए कि आखिर बेंडिंग होती क्यों है ना, लाइट में बेंडिंग होती क्यों है जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। इट्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। हाँ जी, यस जी। जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, वो आपका एयर में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट जैसे ही ये मान लो वाटर में गई, है ना, क्या लाइट, क्या लाइट, तो लाइट वाटर में गई, ग्लास में गई, तो हमने देखा उसकी जो स्पीड है ना वो कम हो जाती है। स्पीड जो है लाइट की वो कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इसीलिए उसमें बेंडिंग अक्कर करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो इसकी वजह से हमें काफी सारे फिनोमेना देखने को मिलते हैं। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये जरूर कर लेना याद से, ये कई बार पूछ लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें एक ग्लास स्लैब बनानी है। अब हम यहाँ पे नोटिस करें तो बेटा ये क्या चीज है, ये आपका एयर है यानी कि रेयर मीडियम है, ये आपका ग्लास है यानी कि डेंसर मीडियम है, और फिर नीचे दोबारा क्या आ गया, एयर। तो मतलब हम एयर से ग्लास जा रहे हैं, रेयर से डेंसर जा रहे हैं। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि रे को जाना सीधा चाहिए था ऐसे, बट इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर से इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वैसे तो जाना ऐसे चाहिए था ना, लेकिन डेंसर से रेयर पे जाने की वजह से बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। तो इसको बुलाते हैं इंसिडेंट रे, ये होती है रिफ्रैक्टेड रे, और इसको बुलाते हैं एमर्जेंट रे। क्या बुलाते हैं, एमर्जेंट रे। ये क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब एक दो बातें आपको नोटिस करोगे आप कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होता है। मतलब ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री दिया है, पूछ रहे हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस बताओ, तो आप कहोगे बेटा ये भी 60 होगा, ये भी क्या होगा, सेम। ओके, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होती है कि भाई आप अगर इस इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड कर दो और ये इमर्जेंट रे की बात करो, तो आप देखोगे दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बुलाते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी को भी बुलाते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ओके। तो एक और चीज इसमें मैं आपको बता देती हूँ, तो जैसे इसने यहाँ पे फॉल कराया ना, ये ऑब्लिकली फॉल कराया, बट कई बार क्या होता है ना, लाइट को ना ऐसे सीधा फॉल कराते हैं, तो तब आप देखोगे बेंडिंग अक्कर नहीं करानी, तब आपको क्या कहना है, लाइट कैसे जाएगी, सीधी निकल जाएगी ऐसे। लाइट कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, ओके। कोई दिक्कत परेशानी, समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो बेटा जैसे आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो लॉज देखे थे, उसी तरह से दो लॉज रिफ्रैक्शन में भी हैं। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा क्या है, दूसरा ये बोलता है, यहां से देखो, दूसरा क्या है कि जैसे मान लो आपने लाइट यहां से फॉल कराई, सही, और ये लाइट ऐसे निकल गई, तो ये क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो ये बोलते हैं, सॉरी रिफ्लेक्शन, कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक कांस्टेंट होता है। ये है सेकंड लॉ, एक कांस्टेंट होता है जिसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछ लेना डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो वो यही होता है ना, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो कांस्टेंट है इसका भी हमने एक नाम रखा। हमने क्या बोला, एक काम करते हैं, इसका एक नाम रखते हैं जिसको बुलाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, म्यू साइन आई बाय साइन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली आपको ये बताता है, ये वैल्यू आपको ये बताती है, जैसे मान लो आपकी वैल्यू है 1.6 और एक में है 1.8, मतलब एक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना 1.8, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है हम कहते हैं उसमें लाइट की स्पीड कम होती है, उल्टा होता है। या फिर ये बोल सकते हो कि जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें बेंडिंग ज्यादा अक्कर करती है। देखो ध्यान से, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ना, हम कहेंगे उसमें जो बेंडिंग है वो ज्यादा अक्कर करती है, लाइट की बेंडिंग। बट हाँ, उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम हो जाती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कम हो जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, ठीक है, चलो
अब थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा और डिटेल में देखें अगर हम, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सबसे पहली बात ये या तो म्यू से डिनोट करते हैं या फिर एन से डिनोट करते हैं, पहली बात। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एक तो मैंने तरीका बता दिया साइन आई बाय साइन आर, लेकिन इसको करने का और भी तरीका है बेटा। मेन इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस भी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए वो डाल दो, ठीक है। यानी कि म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, सी बाय वी, ये ध्यान रखना, है ना। और सी बाय वी, सी क्या है यहाँ पे, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और वी जिसमें भी आपको मीडियम में स्पीड निकालना है। क्लियर, ओके बेटा। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज द डायमेंशंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, तो मीटर पर सेकंड ऊपर हो गया, मीटर पर सेकंड नीचे हो गया, तो ये कैसा हो गया, तो इसको ध्यान रखना, म्यू इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है यूनिटलेस, ओके। तो यहाँ पे जैसा हमने रिलेशन देखा उसी से हमें समझ में आया कि बेटा म्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, यानी कि जिसका वी, जिसमें स्पीड ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ये रिलेशन थोड़ा ध्यान रखेंगे, ओके, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, आइए करो ट्राई। हाँ जी, जो पढ़ा है उसी के हिसाब से बताओ। वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.33, और एल्कोहल का दिया गया है 1.36। चलो, तो पूछ रहे हैं कि किसमें कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। भाई मीडियम वही डेंसर होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो यानी कि ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम रेयरर है, ठीक है ना, तो ये डेंसर है, ठीक है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वही ज्यादा डेंसर होता है, ये ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए आगे, आगे देखिए क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड्स में आता है ये सवाल, इतना मजा आता है इन्होंने बार बार ये सवाल देने में। तो देखो कैसे हो गया, म्यू जी इज 3/2, म्यू डब्ल्यू इज 4/3, स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछा है, ठीक है, ये पूछा है। देखो बताओ कैसे करेंगे, करो ट्राई। हाँ जी बेटा, हुआ, समझा कैसे करेंगे, देखो। अच्छा एक तो ये देखो यहाँ पे v आएगा, ये वेलोसिटी है, तो ये हो गया वेलोसिटी। अब देखो इसने क्या पूछा है, वाटर में अपनी वेलोसिटी पूछी है ना, तो एक तो ये ध्यान रखो कि वेलोसिटी और म्यू आपस में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स, ठीक है। ये देखो, तो आप ये देखिए अगर इन्होंने ऐसा पूछा है म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू, ऐसे लिखो, देखो म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू कैसे लिख सकते हैं, सी बाय वी जी अपॉन सी बाय वी डब्ल्यू, लिख सकते हैं ऐसा, है ना, सी से सी कैंसिल, विच कैन बी रिटन एज वी डब्ल्यू बाय वी जी। क्लियर है इतना, यस। अब वैल्यूज पुट करके देखते हैं, देखो इधर म्यू जी कितना है 3/2, म्यू डब्ल्यू कितना है 4/3, फिर देखो वी डब्ल्यू निकालना है, और वी जी कितना है 2 इंटू 10 की पावर 8, ऐसा है ना। तो देखो सो यहाँ पे क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो गया 3 3 9, सो 9/4, इसको यहाँ ले जाओ, इंटू 10 की पावर 8 इक्वल्स टू वी डब्ल्यू, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, वी डब्ल्यू विल बी दिस, ओके, समझ में आया, क्लियर, देख लो इसको, यस। तो बेटा एक तो आपके इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और इसी के साथ साथ एक और तरह के सवाल पूछे जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। देखिए ये वाला क्या है क्वेश्चन, इसने बोला है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √3, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें ना एक मैं आपको स्नेल्स लॉ को ना लिखने का एक तरीका सिखा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना। अगर आपने ये सीख लिया जो मैंने आपको बोला, ध्यान से सुनो,
स्नेल्स लॉ को जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा लिखना सीख जाओ, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन हो, चाहे रिफ्रैक्शन गिवन हो, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाले का गिवन हो या नीचे वाले का गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, वी कैन डू दैट। क्या है तरीका मैम, जल्दी से बता दो ताकि हमारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, सबका आंसर हम एकदम फर्स्ट क्लास कराएं। हाँ जी बेटा, बिल्कुल करके आओगे आप, बस ये सुन लो जो मैं आपको बता रही हूँ। क्या, ये देखो, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। अब हमको कैसे लगाना है, हमको कैसे लगाना है अपना स्नेल्स लॉ। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे हमको क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो इसके साथ वाला, ऊपर वाले सेक्शन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके साथ वाला एंगल साथ में लिखो, मतलब लिखो n1 इंटू साइन i1 इक्वल्स टू, अब यहाँ के साथ वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2, इसके साथ वाले एंगल को लिखो n2 इंटू साइन r, ठीक है, साइन r। तो यहाँ पे हम बात करें अगर, तो देखो क्या बन गया, साइन i बाय साइन r इक्वल्स टू n2 बाय n1। तो बन तो वही गया ना, बन तो वही गया ना, साइन i बाय साइन r इक्वल्स टू n2 बाय n1। लेकिन लिखने का बिल्कुल सही तरीका ये है, आप ऐसे हमेशा लिखोगे ना क्वेश्चन में, कभी गलत आंसर नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट वन इनटू साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल should be equal to the product of refractive index of this into this angle into sin of r। ऐसे आपको लिखना है। अब बेटा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, कई जगहों पे आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलता है, कई जगह पे n21 लिखा मिलाता है ना, या फिर n21 ऐसे भी लिखा मिलता है। कुछ भी लिखा हो आपको समझना होगा ये n2 बाय n1 है इसका मतलब। और n2 बाय n1 का भी मतलब क्या होता है ना, कि जो रे है ना, ध्यान से देखो, जब भी ऐसा कुछ लिखा होता है इसका मतलब n2 बाय n1 में हमेशा ये ध्यान रखना है n2 में रे जा रही है ना, n2 में रे जा रही है, ऐसा होता है। अभी देखो ना, n1 से आई और n2 में जा रही है, इस वाले मीडियम में जा रही है ना, ऐसा। तो जो भी इस तरह यहाँ लिखा होता है ये ध्यान रखना है अपने को। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। तो जब मेथड मैंने सिखाया वही हम लिखेंगे यहाँ पे, ये n1 है, ठीक है, ये n1 है, ये एंगल है। तो देखो लिखो यहाँ पे, देखो किस कैसे क्या आएगा, n1 इंटू साइन 60 इक्वल्स टू n2 इंटू साइन r, सही है ना, हो जाएगा। n1 एयर के लिए कितना होता है 1, साइन 60 कितना होता है √3/2, और ये कितना दिया है √3, साइन r हमसे पूछा है, √3 से √3 कैंसिल, और ये कितना आ गया 1/2। 1/2 का मतलब कितना एंगल हो गया, 1/2 का मतलब हो गया कि एंगल r 30 डिग्री होगा भाई, साइन 30 ही तो 1/2 होता है ना। तो बस इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बोलो समझा कि नहीं, हाँ जी समझा, यस, ओके। चलो एक और ट्राई करोगे, करो, एक और ट्राई करो। इनफैक्ट मैंने ये जो सवाल दिया है दिस इज फ्रॉम एनटीएससी स्टेज 1, 2017 में आया था, मतलब ऐसा सवाल आपने कर लिया तो बोर्ड के तो आप कर ही लोगे। करो, हो गया। चलो देखो क्या लिखा है इस पे, कि अगर ये मीडियम ए है ना, ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, वो कह रहे हैं मीडियम ए में हमने नोटिस किया स्पीड बी है, तो ये बताओ जो मीडियम बी है ना इसमें स्पीड कितनी है, ये पूछ रहा है। सोचो भाई आप कैसे रिलेट करोगे स्पीड्स को एंगल्स के साथ। तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले तो ये देखो, जो आपका साइन आई बाय साइन आर होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, मतलब कहीं ना कहीं रिलेट तो किया जा सकता है। समझो मेरी बात को, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो सोचो, सबसे पहले तो ये देखते हैं आखिर इंसिडेंट एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो बेटा ये नहीं है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये है 30 डिग्री, है ना। उसी तरह से रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है, नॉर्मल ये वाला है, मतलब ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60, समझे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 है। ओके, ये हमारा क्या है, ये मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी है। पहले तो बेटा इसको लिख लेते हैं जो मैंने आपको लिखना सिखाया है। देखो क्या लिखना सिखाया है, Na इंटू
साइन 30 इक्वल्स टू NB इंटू साइन 60। सही बात है, ये लिख लेंगे। अब देखो NA बाय NB इक्वल्स टू साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 30। ओके मैडम जी। अब क्या, अपने को पता तो है N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है ना? यानी कि अगर हम चाहें तो इसकी जगह पे VB बाय VA तो लिख सकते हैं। उल्टा लिखना है ना आपको, यहाँ पे A है तो स्पीड आपको लिखनी है उल्टी करके, तो VB लिख दो, इसकी जगह VA लिख दो। साइन 60 की वैल्यू बताओ, √3/2। साइन 30 की बताओ, 1/2। ये कटा तो देखो कितना आ गया, VB बाय V। अब VA क्या बोला था उसने क्वेश्चन में कि स्पीड किसके इक्वल है, V के इक्वल है। किसमें, मीडियम A में। अब क्या पूछा है, फाइनली वी हैव टू फाइंड। अब क्या, कुछ बचा ही नहीं है अब तो भाई, VB इक्वल्स टू √3V आ गया। अरे वाह बेटा, आप लोगों ने तो NTSE का सवाल सॉल्व कर दिया, हो गया था ना ये। तो देखो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, √3V। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए। आया समझ में? ओके चल ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक हमने किस किस की बात करी, हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर लिया, उसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी भी हमने बात करी। थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं दोबारा से कंक्लूड कर देती हूँ कि हमने क्या क्या पॉइंट इसमें पढ़े हैं। ध्यान से देखिए बेटा, हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ओके ठीक है। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अगर लिखा गया है μ1 2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, जिसका मतलब ये होता है कि रे कहां से कहां जा रही है, रे फर्स्ट वाले में से सेकंड में जा रही है, नहीं सॉरी, सेकंड से फर्स्ट में जा रही है। मतलब जो यहां लिखा होता है ना, उसमें रे जा रही होती है। ठीक है, ये हमने कंक्लूड किया। और बता दो मैम, और देखो बेटा, यहाँ पे जो हमने लिखा है उससे हमें क्या समझ में आता है कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है ना? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ओके, इसी के साथ हमने क्या फॉर्मूला देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को साइन I बाय साइन R भी लिखा जा सकता है। ओके, और हम वैसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, μ1 इंटू साइन I1 इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन R1, है ना? देखो ऐसे, ये R1 है, ये μ2 है, ये μ1 है, ये I1 है। ठीक है, क्लियर? तो ये थोड़े से फॉर्मूलाज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो हम यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? आई, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में। हाँ जी, यस, आफ्टर मिरर्स वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्फेरिकल लेंस। मिरर और लेंस में क्या फर्क होता है, बस आपको इसके लिए छोटा सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मान लो हमारे जो चश्मे होते हैं, स्पेक्स, उसमें क्या लगा होता है, लेंस। मान लो वहां पे लेंस नहीं, मिरर लगा लो, आप मिरर लगा लो। समझ में आ रहा है डिफरेंस? आ रहा है समझ में? भाई मिरर अगर आपके चश्मे पे लगा है, आपको दिखाई देगा क्या आर पार? नहीं। इसका मतलब लेंस और मिरर में एक मेजर फर्क होता है कि मिरर से लाइट टकरा के वापस आती है, आर पार नहीं जाती। जबकि लेंस में लाइट जो आप पहुंचा रहे हैं वो अगली तरफ, दूसरी तरफ पहुंच जाती है, मिरर में टकरा के वापस चली जाती है। राइट, ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, तो यही इंपॉर्टेंट बात है कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में भी, कि अगर हम यहाँ बात करें तो दो तरह के हमारे लेंस होते हैं, स्फेरिकल लेंस दो तरह के हैं, वन इज कॉन्केव, ठीक है, द अदर वन इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि कॉन्केव लेंस का ना शेप ना ऐसा होता है, मतलब बीच में से पतला, साइडों से थिक। और यहाँ इसका बिहेवियर हमने नोटिस किया कि ये ना डाइवर्जिंग लेंस होता है। जो भी लाइट आप इस पे फॉल कराते हो, ये क्या करता है, हर तरफ उसको बिखेर देता है। जबकि कॉन्वेक्स में हमने देखा कि शेप ऐसा होता है और इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बुलाया गया, क्योंकि जो भी लाइट आप इस पे फॉल करते हो वो सारी ना एक पॉइंट पे आके मिल जाती थी, कन्वर्ज, दैट्स व्हाई। ठीक है, और देखो बेटा, इसमें हमने पता है नोटिस क्या किया, इसमें हमने दो नोटिस किया, देखो इसमें ना दो ही केस होते हैं। ऑब्जेक्ट को आप क्या रखोगे, या तो इन्फिनिटी पे या फिर मिरर, इसके लेंस के सामने, ठीक है। और दोनों में आपको इमेज पता है कैसे मिलती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिलती है। और
डिमिनिश भी मिलती है, ठीक है ना, डिमिनिश छोटी मिलती है, स्मॉल, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जबकि इसमें आप नोटिस करोगे कि इसमें आपके 6 केस हैं, 6 में से तो 5 केस ऐसे हैं जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड ही मिलती है, जैसे कि आपको उसमें पहले वाले में ध्यान होगा जो हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था वही वाला। सिर्फ एक ही केस ऐसा है, सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें क्या मिलता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, करेक्ट, सही है, ओके मैडम जी, ठीक है जी, ओके। अब बेटा इसका फोकल लेंथ थोड़ा ध्यान रखेंगे, उसमें क्या था, फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव ना, तो बस यही ध्यान रखना है भाई, जो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ का साइन होता है यहाँ पर भी वही होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो भाई ये भी पॉजिटिव, सही है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल लेंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया, लेकिन मेजरली जैसे मैंने आपको बताया था रूल्स, रूल्स तो पता होने चाहिए ना भाई, रूल्स पता होंगे तभी तो हम क्या कर पाएंगे, रूल्स पता होंगे तो इमेज फॉर्मेशन हो पाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो पाएगा तो उसके आगे हमारा क्या चलेगा, लेंस फॉर्मूला, सही है। तो बेटा छोटे छोटे से आपके रूल्स हैं जो थोड़ा हम ध्यान रख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। क्या रूल मैम, देखो बेटा ये तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, हाँ जी बेटा, तो कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो टकरा के कहां से जाती है, फोकस से जाती है, ठीक है मैडम कर लेंगे ऐसा। फिर देखिए कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो एज इट इज निकल जाती है, ये देखो एज इट इज, ये हमारा दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या बोलता है, तीसरा रूल ये बोलता है कि कोई भी रे अगर ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहां से पास करेगी, फोकस से, अगर आप एक्सटेंड करोगे ऐसे तो यहां से ऐसे निकल जाएगी, सॉरी ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, लाइक दिस, ओके। एंड द फोर्थ वन, ठीक है, कि अगर तीन ही कर लो, है ना, तीन ही बहुत है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं की हेल्प से हमने क्या किया, इमेज फॉर्मेशन किया, इमेज फॉर्मेशन किया तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बनेगी बेटा, फोकस पे बनेगी, फोकस पे, ओके। इन्फिनिटी पे रखोगे ना तो क्या होगा ना, ऐसे आपको रेज को दिखाना है ना, हमेशा जब भी आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो ऐसे पैरेलल रेज को लेके आना है और फिर हम ऐसे में कन्वर्ज करेंगे। सो व्हाट वी आर गेटिंग द इमेज एट फोकस, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश, पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ठीक है। अब देखिए अलग अलग केसेस को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे, तो इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी स्मॉलर, ठीक है ना, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमने मान लो यहाँ पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा ऑब्जेक्ट को, तो आपको इमेज कहां मिलेगी, यहीं पे मिलेगी और वो भी सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो, सी और एफ के बीच में रखो, तो ध्यान से देखो खिसकती जा रही है, पीछे जा रही है, बड़ी हो गई, ठीक है। और देखो, और अगर हमने रखा फोकस पे, फोकस पे रखोगे तो कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज, इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी, सही है। फिर उसके बाद अगर ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो, ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि इमेज कहां बनती है, यहाँ पीछे बनती है कहीं और काफी बड़ी बनती है, यानी कि ये सारे केसेस में कैसी बन रही है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। लेकिन सिर्फ एक ही केस ऐसा है, सिर्फ यही केस ऐसा है जिसमें क्या बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली एनलार्ज्ड, गॉट इट, समझे, ठीक है। तो ये इसके बारे में हो जाएगा। वहीं बेटा अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस में यू विल फाइंड कि जो इमेज बनती है ये थोड़ा सा अलग तरह सा होता है ना, तो इसलिए एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर के लिए बनाइए। तो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ठीक है, तो अब ये गई फर्स्ट रे, ये क्या करेगी, ऐसे डाइवर्ज करेगी, डाइवर्ज करने के बाद यहाँ फोकस है आपका, तो आपने इसको ऐसे कर दिया। अब दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल बोलता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जा रही है तो वो एज इट इज निकल जाती है ऐसे, ये देखो,
तो कहाँ मिली दोनों रेज, ये देखो यहां मिली ना, यहां मिली, तो इसीलिए इसको क्या बुलाया गया कि आपको यहाँ पे कैसी इमेज मिलती है, वर्चुअल इमेज मिलती है, और वो भी कैसे मिलती है, स्मॉल। तो ये अपने को ध्यान रखना होता है। समझ में आ गया, गॉट इट। तो ये हमारी क्या हो गई, इमेज फॉर्मेशन। तो ये सब तो आप कर ही लेना अच्छे से प्रैक्टिस, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब मेनली हमें क्या समझने हैं, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, कि आखिर मैम क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस पे, वो देख लेते हैं, थोड़ा सा देख ले। चलो आइए देखिए सवाल क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेज कहां से आ रही हैं, रेज आ रही है यहां से, पैरेलल रेज, और टकरा के पैरेलल रेज ही निकल रही हैं। तो भाई अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि डब्बे के अंदर क्या छुपा है, क्या डब्बे के अंदर कॉन्वेक्स लेंस है, क्या रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, क्या है, बताओ क्या है। हाँ जी, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। भाई अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस वगैरह होता तो वो तो क्या करता ना, इसको या तो कन्वर्ज करता, डाइवर्ज करता, ऐसा कुछ करता, है ना। पैरेलल लेके आया तो वो तो रेक्टेंगुलर स्लैब ही ला सकता है, सही बात है। अब देखो इसको, देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अब बताओ इस डब्बे में क्या छुपा है, बताओ डब्बे में क्या छुपा है भाई। देखो नंबर 10 नीचे पहुंच गया, नंबर 1 ऊपर पहुंच गया। भाई ये कब होता है, अंदर क्या रखा हो जब, देखो प्रिज्म, कॉन्वेक्स लेंस, क्या रेक्टेंगुलर स्लैब तो नहीं हो सकता मैम, अभी आपने बताया तो पैरेलल आनी चाहिए, है ना। सोचो सोचो, अगर मेरे पास यहाँ कॉन्वेक्स लेंस है तो वो क्या करता है, जो रे यहाँ होती है वो क्या करती है, यहाँ टकरा के नीचे भाग जाती है ना, मतलब नंबर 10 नीचे पहुंच जाता है। ऐसे ही जो रे कहाँ होती है, यहाँ पे, वो टकरा के ऊपर भाग जाती है, होता है कि नहीं। हाँ जी, होता है कि नहीं। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। आया समझ में, आंसर क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चल अब नेक्स्ट देखो, देखो इसको क्वेश्चन को, देखो अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा, आपके ना जो रूल्स है ना साइन कन्वेंशंस वाले, वो तो सेम ही रहेंगे, ठीक है, जो मैंने प्लस माइनस वाले बताए थे। बस एक छोटा सा एक चीज बता देती हूँ आपको, कि अगर हमें लेंस के बारे में बात करना होता है ना, तो जैसे लेंस फॉर्मूले से पहले हम लोग ने मिरर फॉर्मूला किया है ना, वैसे ही लेंस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है आपका लेंस फॉर्मूला, ठीक है। उसी तरह से मैग्निफिकेशन के लिए हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहता है, बस वहां क्या होता है माइनस वी बाई यू, यहाँ हो जाता है प्लस वी बाई यू। ये इंफॉर्मेशन यूज करते हुए हमको सवाल को करना है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, अ डाइवर्जेंट लेंस। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में ना आपको गिवन नहीं है कौन सा लेंस है, जब आपको गिवन है ना यहाँ पे डाइवर्जेंट लेंस, इसी से ही आइडिया लगाना है कि कौन सा लेंस है भाई, ये कॉनकेव, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स नहीं है। ये पता लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब उसने बोला फोकल लेंथ 30 है तो हमको पता होना चाहिए कि प्लस में लेनी है कि माइनस में। बोलो प्लस में कि माइनस में, माइनस में भाई, क्योंकि कॉनकेव है, ठीक है। अब उसने पूछा कितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखें, कौन से ऑब्जेक्ट को, जिसका हाइट है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, सो दैट उसकी जो इमेज बने वो 15 सेंटीमीटर बने अवे फ्रॉम द लेंस। देखो अगर ऑब्जेक्ट गिवन होता है तो u इक्वल्स टू -15 हम ले लेते हैं, तो जब इमेज गिवन होता है ना तो हमें सोचना पड़ता है भाई इमेज है तो पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है। तो अब ना ये इस पे कौन हेल्प करेगा, इसमें हेल्प करेगा आपको ये इंफॉर्मेशन, कॉनकेव लेंस की इंफॉर्मेशन, कि कॉनकेव लेंस में तो हमें ये पता है कि जब भी इमेज बनती है, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, तो नोटिस किया है इमेज हमेशा यहाँ बनती है, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आपको इमेज यहाँ मिलेगी, सही बात है ना, यस। तो अगर इमेज यहाँ बन रही है तो v क्या लेना चाहिए, v शुड बी नेगेटिव, यानी कि ये लेना चाहिए आपको -15, सही है। ऑन दैट बेसिस हम u निकालेंगे और साथ में उसी बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है कि किस तरह से ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो डाइवर्जेंट लेंस का मतलब कॉनकेव लेंस है वो निकालो, फिर फोकल लेंथ पे ध्यान दो कि माइनस में लेना है। अब इमेज पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव, वो इस बात पे डिपेंड करता है लेंस कौन सा है। कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज बनती है लेफ्ट साइड पे, मतलब कि आपको माइनस लेना है। ये बातों पे माइनस प्लस पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, समझ में आ रहा है, इसीलिए कह रही हूँ इन पे ध्यान दो।
तो देखो बेटा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f आ गया। अब v की बात कर ले तो v कितना है, -1/15 माइनस 1/u। फोकल लेंथ देखो कितना गिवन है, फोकल लेंथ इज -30, तो ये आ गया -1/30। इसको यहाँ ले जाओ, -1/15 माइनस वाला इधर जाके प्लस में हो जाएगा और ये वाला माइनस भी इधर जाके प्लस में हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 30 -2 + 1 -2 + 1 मतलब -1/30 इक्वल्स टू 1/u, यानी कि u आ जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर। और देखो u माइनस में आना भी चाहिए, आना चाहिए ना, u आपका माइनस में आना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। और क्या पूछा था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है, तो ठीक है भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v/u। हाइट ऑफ इमेज कितनी है, क्या पूछा था, हाँ इमेज पूछा है ना, ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज की। ठीक है, तो बेटा इमेज की निकालनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 दी गई है। ठीक है, v कितना है -15 है ना, -15 दिया गया तो ये डाल दो यहाँ पे -15 और u कितना है -30। अब ये जो हमने निकाला, माइनस से माइनस कैंसिल और देखो ये काटोगे तो ये कितना आएगा 2। सो हाइट ऑफ इमेज इज 5/2, तो कितना आया 2.5 सेंटीमीटर। देखो क्या आपका आंसर सही है कि नहीं, थोड़ा सा हम इसको वेरीफाई कर लिया करो। पता है कैसे वेरीफाई कर लिया करो भाई, मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया भाई कॉनकेव लेंस है अगर, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 5 है और इमेज का 2.5 है, यानी कि उससे छोटा ही आ रहा है ना, इसका मतलब चांसेस सही है कि ठीक आ रहा होगा। और दूसरा साइन कैसे आ रहा है, पॉजिटिव में, इसका मतलब इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए, और वही हमने ढूंढा था। तो हमेशा क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा सा वेरीफाई भी कर लिया करो। अगर आपका आंसर यहाँ माइनस में आ रहा होता ना, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ये समझ जाया करो। अगर आंसर यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज 10 आ रही होती, कुछ तो गड़बड़ है ही सही, छोटी आनी चाहिए ना, तो अपने को हमेशा इसे वेरीफाई भी कर लेना चाहिए। समझ में आया, गॉट इट, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपना पावर ऑफ द लेंस पे, आइए बेटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, बढ़िया, मजा आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें। और छोटे छोटे ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चंस करने के लिए, इन पे जरूर अपने को ध्यान रखना है। आ जाइए बेटा पावर ऑफ द लेंस पे, ये हमारा हो जाएगा लास्ट टॉपिक। ओके, ये लास्ट टॉपिक के बाद मैं आपको फिर आपको 2-3 PYQs कराऊंगी जो लास्ट कुछ ईयर्स में आए थे। बहुत बढ़िया सवाल है, आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे और उन्हें सॉल्व कैसे करना है। उसके लिए जरूर रुक जाना, बस थोड़ा ही देर और ये चैप्टर हो गया फिनिश। ठीक है, चल, पावर ऑफ द लेंस ये बोलता है भाई कि अगर मान लो किसी लेंस पे हम लाइट को फॉल कराते हैं, लाइट को फॉल कराते हैं, तो वो कहां तक है ना, उसमें कितना पावर है उसको कन्वर्ज करने की या फिर उसको डाइवर्ज करने की, कितनी पावर है। जैसे मान लो भाई मेरे पास एक लेंस है, वो इसको कन्वर्ज यहाँ पे कर रहा है, और दूसरा लेंस क्या कर रहा है, दूसरा लेंस उसको कहां तक कन्वर्ज कर रहा है। जैसे मैंने इस पे लाइट फॉल कराई, तो ये हमको कन्वर्ज कहाँ करके दे रहा है, वहां करके दे रहा है। तो इसकी पावर अच्छी है कि बेकार है, बेकार है ना भाई, इसकी ज्यादा अच्छी पावर है कि जल्दी पास में ही कन्वर्ज कर रहा है। तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस, कि हाउ मच इट इज एबल टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट प्रॉपर्ली। यस, इसको हम बुलाते हैं बेटा कैपिटल P से। और एक और चीज आपको पूछूं, अगर मैं, अगर इसने कन्वर्ज यहां कर दिया और इसने कन्वर्ज दूर किया, तो भाई इसका फोकल लेंथ कैसा है, ज्यादा है। इसका फोकल लेंथ ज्यादा है बट इसकी पावर कम है क्योंकि दूर किया। इसका फोकल लेंथ कैसा है, कम है क्योंकि पास में ही कर दिया और इसलिए बढ़िया पावर भी है। मतलब पावर और फोकस का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स, इसीलिए पावर इज 1/फोकल लेंथ। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, पावर इज 1/फोकल लेंथ। और वही मैं बात करूं SI यूनिट ऑफ पावर की, तो इसकी पावर की यूनिट क्या होती है बेटा, डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। ओके, अच्छा, अगर आप ये डायोप्टर में यूज करोगे तो F यूज करोगे आप मीटर में। नहीं मैम, बट हमको मीटर में नहीं चाहिए भाई, हर बार मीटर में नहीं आता क्वेश्चन, सेंटीमीटर में भी आ सकता है। तो एक काम करो, ध्यान से भैया, एक काम करो, बहुत आसान सी बात है भाई। अगर मान लो आपका ये मीटर में आया हुआ है ना, तो आप इसको यूज कर लो फॉर्मूले को 1/f, ठीक है ना, ऐसे फॉर्मूले में यूज कर लो, पावर आपका आ जाएगा डायोप्टर में।
अगर आपका फोकल लेंथ क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दे रखा है ना, फिर आप यूज कर लेना फॉर्मूला 100/f। अगर सेंटीमीटर में दे रखा है, आपका आंसर एकदम सही आएगा। ठीक है, आपका आंसर एकदम सही आएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, कैसे कह रही हूँ मैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो आपका ना फोकल लेंथ गिवन है 2 मीटर और पूछ रहे हैं भाई पावर बता दो। तो हम क्या कहेंगे, अच्छा ये तो भाई मीटर में है, मैम ने क्या बोला था, जब मीटर में होगा तो भाई 1/f लगा लेंगे, 1/f लगा लेंगे मतलब 1/2 डायरेक्ट लगा लेंगे। उसके हिसाब से देखा जाए तो 0.5 डायोप्टर आ जाएगा। मैम क्या ये सही है? हाँ जी, एकदम सही है। ऐसे ही करना है अगर आपका मीटर में गिवन है। और वही अगर मान लो आपका क्वेश्चन में गिवन है कि ये कितना है 20 सेंटीमीटर और पावर आपसे पूछा है, सही है ना, आपसे क्या पूछा है, पावर। अच्छा मैडम यहाँ पे तो फिर किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो फिर तो हमें क्या लगा लेना चाहिए, 100/f लगा लो बेटा। 100/f लगाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 डायोप्टर। समझ गए कि सेंटीमीटर में कैसे यूज करना है और मीटर में कैसे यूज करना है। और सुनो ध्यान से, इसमें कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन। भाई फोकल लेंथ जब नेगेटिव होगा तो देखा जाए तो पावर भी तो नेगेटिव ही आएगी, है ना। और जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर भी तो पॉजिटिव ही आएगी। अच्छा, तो फोकल लेंथ नेगेटिव कौन से लेंस के लिए होता है, कॉनकेव लेंस के लिए होता है, यानी कि पावर भी नेगेटिव हो जाएगी कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है ना, जब भी आप देखोगे ना पावर इज -2 डायोप्टर, आप समझ जाना कॉनकेव लेंस है ना। और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसके लिए होती है, कॉन्वेक्स के लिए, मतलब पावर भी क्या हो गई, पॉजिटिव। ठीक है, ओके। चल छोटी सी बात और, कि मान लो अगर हमें क्या कह दिया जाए कि आपने ना 2-3 लेंसेज को एक साथ जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया, कॉम्बिनेशन, भाई एक ये जोड़ दिया, इसके आगे एक ये जोड़ दिया, इसके आगे ये जोड़ दिया, मतलब आपकी इच्छा है भैया, जितने जोड़ने आप जोड़ सकते हो, है ना। आपने ऐसे जोड़ दिया F1, ठीक है, उसके आगे एक और जोड़ दिया F2 एंड सो ऑन। तो भाई अगर ऐसा है, कॉम्बिनेशन ऐसा बना दिया, तो ध्यान से देखो, फोकल लेंथ के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला आप लगा लेना 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस समथिंग समथिंग प्लस 1/fn, जितने आपने जोड़े। और वही पावर के लिए बन जाएगा P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन प्लस Pn। बस ये आपको कर लेना है। पॉजिटिव में है तो भाई प्लस प्लस लगा देना। मान लो कोई -20 आ गया तो माइनस कर देना है। मतलब इसमें मोड वाला सिस्टम नहीं है कि आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, करना है भाई। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव में है तो फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। समझ में आ गया? बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आप दिमाग में रखो, पावर ऑफ लेंस के लिए आपके सवाल बन जाएंगे। सही बात है? हाँ जी, सवाल देखोगे, देख लो। आइए बेटा फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। पूछ क्या रहा है, पावर क्या होता है, पावर हम डिफाइन कर देंगे क्या होता है पावर ऑफ द लेंस। हाउ मच इट हैज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, डायोप्टर हो जाएगी। डायोप्टर जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। एक स्टूडेंट है जो यूज करता है फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर और दूसरा बच्चा है वो यूज करता है -20। तो पूछ रहे हैं भाई ये बताओ नेचर ऑफ द लेंस कौन सा है, बताओ भाई नेचर कौन सा है। +40 किसका हुआ, +40 हो जाएगा मैम कॉन्वेक्स के लिए, हाँ जी। और नेगेटिव किसके लिए हो जाएगा, कॉनकेव के लिए, बिल्कुल हो जाएगा। और क्या पूछा है, क्या पूछा है बेटा, पावर पूछा है। पावर का फॉर्मूला मैम चेक करके ये तो बताओ पहले कि सेंटीमीटर की मीटर, वो तो आप बताओगे ना, बताओ बताओ। सेंटीमीटर तो क्या लगेगा भाई, 100/f लगेगा ना, तो मतलब 100/40 लगेगा। कितना आएगा, प्लस, ओहो गलती कर दी भाई, 10/4 है ना, तो 2.5 डायोप्टर। कितना हो गया भाई, 2.5 डायोप्टर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पे कितना है, सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर की मीटर, फटाफट से बताओ। सेंटीमीटर तो लगेगा क्या, 100/f, 100/20, पर मैडम माइनस में है, माइनस में है तो माइनस लगा लो भैया यहाँ पे। ये आ गया 2 को 10 से काटेंगे तो ये आ जाएगा, तो P2 कितना आएगा, -5 डायोप्टर। समझ में आया, देख लो, समझ में आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बस ऐसे आपने सवाल बना देने हैं चुटकियों में। क्या मुश्किल है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ जी, है क्या, सही बात है, हो गया ना, इजी से। बस ऐसे सवाल बन जाएंगे भाई आपके आराम से। देखो PYQ CBSE 2011 में आया हुआ सवाल है। क्या सवाल है देखो, भाई एक डॉक्टर ने बोला भाई आपको ना चश्मा लगेगा और चश्मे में पावर कितनी लगेगी, +1.5, +1.5।
कौन सा लेंस है ये? तो प्लस में है तो भाई ये तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है, इतना तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कॉन्वेक्स होगा। फोकल लेंथ पूछ रहा है, भाई फोकल लेंथ क्या होता है? 1/p होता है, या फिर आप तो बस ये ध्यान रखो p इज 1/f, 1/f, ठीक है। अब ये कितना है? 1.5, ठीक है, 1.5 इक्वल्स टू 1/f, डेसिमल काट दो, 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो f कितना आ गया? 2/3 मीटर। ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, डायप्टर में डाला है ना, मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में नहीं आएगा, तो आपने डाल दिया 2/3, आ गया। पूछ रहा है कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, अब बता दो भाई कॉन्वेक्स लेंस है तो कौन सा होगा? कन्वर्जिंग होगा, क्लियर? ऐसे कर लेना, बस क्या था इस सवाल में? कुछ भी नहीं ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो सेम क्वेश्चन आ गया अपना, है ना, ठीक है। अब एक थोड़ा सा वो भी बता देती हूँ आपको, जैसे मान लो आपके पास ना दो लेंस है, एक ये लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और दूसरा इसके साथ हमने कंबाइन कर दिया दूसरा लेंस, ठीक है ना, ऐसे करके मान लो इसका फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे क्या पूछ लिया बेटा? पावर पूछ लिया, कंबाइंड पावर, या फिर पहले आप मान लो फोकल लेंथ पूछ लिया, तो बेटा फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? 1/f इज 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/10 माइनस 1/20, ऐसे निकाल लोगे आप, मतलब माइनस लगाना है आपको, सही बात है ना। तो 2 माइनस 1 विल बी 1/20, सो फोकल लेंथ आपका कितना आएगा? 20 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 20। यू गॉट दिस? देख लो, ओके, तो ऐसे कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। चलो, हाँ जी, तो समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? सब बढ़िया? अब आ जाते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे, जिसमें मैंने बोला था कि फटाफट से हम कुछ पीवाई के क्वेश्चन देखेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल देख लेंगे, ताकि आपको बढ़िया से क्लैरिटी हो जाए कि क्वेश्चन करने किस तरह के हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है ना, 4 नंबर में आया था ये सवाल। 4 नंबर में क्या क्वेश्चन आया था? पढ़ लो एक बार फटाफट से, क्या लिखा है? The above images are that of a specialized slide projector. Slides are small transparencies mounted in sturdy frames ideally suited to magnification and projection since they have a very high resolution and a high image quality and all and all. मतलब आपने पढ़ लिया, समझ आया? इसने ये बोला बेसिकली कि आपको फाइनली हमको क्या समझ में आया, कैसी इमेज मिल रही है? एनलार्ज डायरेक्ट इमेज, एनलार्ज भी मिल रही है, बड़ी भी मिल रही है और सीधी भी मिल रही है। बड़ी मिले और सीधी भी मिले, ऐसा तो सिर्फ किसमें पॉसिबल है? कॉन्वेक्स लेंस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर कॉन्केव लेंस में बात करें तो एनलार्ज इमेज तो नहीं मिलेगी ना, आपको सीधी तो मिल जाती है बट छोटी मिलती है। इसका मतलब एनलार्ज और आपको कैसे मिल रही है? इरेक्ट इमेज मिल रही है, तो वो किसमें होगा? कॉन्वेक्स लेंस पे। थोड़ा सा मतलब हमको ये आइडिया तो लग गया यहाँ से, है ना, क्वेश्चन में। अब देखो क्या पूछ रहा है, और आगे कह रहा है दिस मीन्स दैट स्लाइड्स विल हैव टू बी इंसर्टेड अप्स एंड डाउन इन द प्रोजेक्टर ट्रे। तो इन्होंने क्या किया, देखा कि आपने जो भी इसमें स्लाइड डाली उसने उसको 500 टाइम बड़ा करके दिया, 500 टाइम्स, ठीक है। एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ स्लाइड ऑन अ स्क्रीन 10 मीटर अवे। कौन सी स्क्रीन पे? एक ऐसी स्क्रीन पे जो कि 10 मीटर की दूरी पे रखी गई। एंड अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो वो यही पूछ रहे हैं कि लेंस कौन सा है। वो तो अभी आपको समझ में आ गया था कि भाई लेंस तो ये कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस होगा भाई, कॉन्वेक्स लेंस में ही ऐसा पॉसिबल है, पहली बात। फिर क्या पूछ रहे हैं? आपको साइन बताना है v बाई यू का, पॉजिटिव की नेगेटिव, v बाई यू। अच्छा, इसमें अगर हम सोचें ये कौन सा वाला केस है भाई, जब आपको ऑब्जेक्ट की जो इमेज मिलेगी सीधी भी मिलेगी और बड़ी भी मिलेगी। देखो ध्यान से, क्या ये बोला किसने है? एफ और पी के बीच में, एफ और ओ के बीच में जब रखते हो तब होता है ना ऐसा। तो ऐसे में v बाई यू सोचो। अब बताओ v क्या होगा? लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव, u भी क्या है? लेफ्ट साइड पे तो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो साइन का इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भाई u बाई v का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। क्लियर है इतना? तो बस इतना पूछा था इसने सेकंड वाले पार्ट में। अब तीसरा देखो, इसने बोला है कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20। अब कॉन्वेक्स है तो प्लस 20 लोगे। फिर क्या बोला है? द स्लाइड इज प्लेस्ड अप्स एंड डाउन 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार अवे शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड? अब मतलब देखो u आपका गिवन है -21 और आपको पूछा है कि v
है ना। तो आपको v निकालना, चलो करो, करके दिखाओ भाई, ये तो आप करोगे ना। f गिवन है, u गिवन है, v निकालना है, करो बताओ कितना आंसर आएगा। 420 आ रहा है। क्या लगाना है, लेंस फॉर्मूला लगाना है। लेंस फॉर्मूला लगाओगे कुछ इस तरह से, यू विल बी गेटिंग दिस 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल्स टू 1 बाय f लगा, सही बात है ना। तो ये आ गया माइनस 1 बाय 21 एंड दिस विल बी 1 बाय 20। ठीक है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से आप पुट करोगे, इसको सॉल्व करना, तो v आपका आएगा 420। समझ में आ गया, ठीक है। चल, अब पता है ये क्वेश्चन जब दिया था ना, तो इसमें ना आपको एक ऑप्शन भी दिया था, आपको मतलब ऐसा दिया था कि सी पार्ट में या तो आप इसे अटेम्प्ट कर लो, ध्यान से सुनो, ए भी तो करना ही है, ए भी तो करना ही है, सी में ऑप्शन था कि सी का या तो वो क्वेश्चन कर लो या ये कर लो। देख लो ध्यान से क्या है। When a slide is placed 15 centimeter behind the lens, an image is formed 3 meter in front of the lens. If the focal length of the lens is 14 centimeter, ध्यान से सुनो भाई, ये कह रहा है कि भाई इस लेंस में मान लो फोकल लेंथ यानी कि फोकस तक जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है 15 सेंटीमीटर में, 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे केस में आप रे डायग्राम बना के दिखा दो। बना नहीं सकते क्या भाई, आपने सीखा हुआ है ना कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकल लेंथ के बीच में होता है तो ये रे जाएगी, है ना, ये फोकस है, ये सी है, फोकस से क्रॉस करेगी, और दूसरी रे बताओ कहां से ले, दूसरी रे आप ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करा लो। ओके, तो ये आपने ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करा ली, सो यू विल फाइंड द इमेज विल बी हियर। देखो सही है, तो इस तरह से आपको अपना रे डायग्राम बना देना है। तो बस ये था, या तो आपको रे डायग्राम बढ़िया लगता है कि हाँ मैम हम तो बना लेंगे रे डायग्राम में, हमको दिक्कत नहीं, आप रे डायग्राम बना लो। आपको लगता है आप कैलकुलेशन वाले पार्ट में अच्छे हो तो आप कैलकुलेशन कर लेना, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। समझ में आई बात, आया मजा, ठीक है। तो देखे है ना आपने कि जो भी हमने कंटेंट पढ़ा, अगर हमने उसको अच्छे से पढ़ा है, प्रैक्टिस कर रखी है, तो हम ये सवाल आराम से बना लेते हैं। यही हमारा पीवाईक्यू था। और देखें सवाल, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को ओवर कर देंगे, ठीक है। चल, इसमें भी आप देखोगे तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो या तो ये या तो ये, इन दो में से कुछ भी एक अटेम्प्ट करना था, आपको जो अच्छा लगे वो आप अटेम्प्ट कर लो, है ना। क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा है, आपको यहाँ पे एक लेंस दिया है, कौन सा लेंस है ये, बताओ बताओ। देखो पहला क्वेश्चन यही पूछ रखा है, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज दिस। अरे ये तो बहुत सही है, हमें तो शेप देख के पता है मैम कि ये तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा इन्होंने, वाह मजा आ गया। अब क्या पूछा, इफ अ रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म्ड, इसमें आपको रियल इमेज बनानी है। अच्छा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द पोल, कितनी दूरी पे 7 मीटर पे। तो ऐसे में ये बेटा ये क्या है 7 मीटर फ्रॉम द पोल, v गिवन है, ठीक है ना। तो आप ये बताओ कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। अब ये सोचना भाई, मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव होता है, बट v पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, कॉन्वेक्स में तो होता भी है भाई, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हम कैसे डिसाइड करें -7 की +7, बताओ बताओ, कहां से पता चल रहा है भाई -7 की +7, यहां से रियल इन्वर्टेड इमेज लिखा है ना। रियल इमेज मतलब कहां बनेगी, रियल इमेज मतलब यहां नीचे बनेगी, है ना। ऑब्जेक्ट वहां है और इमेज यहां बनेगी। तो आपका किधर है ये, लेफ्ट साइड की राइट साइड, राइट साइड, और राइट साइड पे v क्या लोगे, पॉजिटिव, है ना। तो यानी कि v आपको पॉजिटिव लेना है। तो बेटा आपके पास v आ गया, ठीक है। आपके पास फोकल लेंथ गिवन है, कितना गिवन है 5 मीटर, प्लस की माइनस प्लस, क्योंकि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। तो बेटा फोकल लेंथ आ गया है, v आ गया, u निकाल लोगे कि नहीं, बोलो u निकालोगे कि नहीं, आ जाएगा u। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपका u कितना आ जाएगा -17.5, देखो आ रहा है कि नहीं। 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f, that's it, यही लगाना है आपको एंड यू विल बी गेटिंग दिस। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली उसके बेसिस पे हमें क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, बिल्कुल बना देंगे, ठीक है ना। लो मैं ही बना के दिखा देती हूँ आपको, देखो ध्यान से। v क्या है 7, f क्या है 5, देखो ध्यान से, f आपका 5 है ना। तो आप एक काम किया करो, पहले तो भाई ये बना लो, भाई ये है हमारा फोकल लेंथ तक का डिस्टेंस 5 मीटर, इमेज कहाँ पे बोली है 7 मीटर पे, तो यहाँ पे 7 मीटर पे आप इमेज बना लो। और ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे निकाला, ऑब्जेक्ट 17.5 पे है ना। तो ये देखो 17.5 का मतलब क्या हो गया भाई, ये 5 है,
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूरी पे होगा, 10 मीटर पे होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखना है वो और भी दूरी पे रखना है, यहाँ रखना है 17.5 पे, नेगेटिव में है ना, तो इधर रखना है। तो बस आपने ये इस तरह से रख देना है कि भाई यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे हमारी इमेज आएगी। अब क्या, आप रे डायग्राम बना दो, ठीक है ना, रे डायग्राम बना दो, ये भाई ये यहाँ से गई हमारा, ठीक है, रे डायग्राम बना देंगे हम, ये गया, ठीक है, कहाँ से क्रॉस कराओगे, फोकस से क्रॉस करा दो, कहाँ से क्रॉस करा दो, फोकस से क्रॉस करा दो। दूसरी रे कहाँ से क्रॉस कराएंगे, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करा दो, ये देखो, ये देखो मिल गई ना यहाँ पर। बस हम क्या कह देंगे, यहाँ पे इस तरह से हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ गया, हो गया फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। ये देखो, अगर हमें तीनों पार्ट बोलेंगे तो हम आराम से तीनों कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो अब दूसरा देख लो, अगर और वाला क्वेश्चन करने का मन करा फिर वो भी कर लेंगे। देखो ध्यान से, अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10, इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर, है ना, इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये पहले वाला क्वेश्चन था लेंस पे, और दूसरा वाला क्वेश्चन है मिरर पे, वो भी कौन सा, कॉनकेव मिरर। अच्छा, अगर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर। पहले तो ये बताओ प्लस की माइनस, माइनस, यस। फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो वो कितना हो जाएगा, -20। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हमें एक तो ये पता चल गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता चल चुका है, फोकल लेंथ हमें पता चल चुका है, हमें यू भी पता चल गया है, और यू है तो माइनस में ही लेना है। तो भाई पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f कर लेंगे बिल्कुल। फिर क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज, है ना, साइज ऑफ इमेज। तो पहले तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f हो जाएगा पहले पार्ट के लिए। दूसरे पार्ट के लिए मैग्निफिकेशन इज -v/u इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v निकल जाएगा, u ऑलरेडी पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा, कर लेंगे भाई। फिर क्या बोला है, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर दैट, है ना। तो जो सिचुएशन अभी हमने बनाई इसके हिसाब से देखो ध्यान से, तो ये ऑप्शन वाला और में बेटा v आपका आप सॉल्व करोगे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो ये आपका v आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 4/3 हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम क्या बात करेंगे, ये मैग्निफिकेशन आ जाएगा आपका, ठीक है। मैग्निफिकेशन पूछा है क्या, साइज ऑफ द इमेज पूछा है, साइज ऑफ द इमेज निकाल देना वहां पे, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन से, और ये हमारा रे डायग्राम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हम अपना रे डायग्राम बना लेंगे अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो हमें पता चला, है ना। सो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है, और देखो हर क्वेश्चन में आपको दिखाया भी होगा कि ये वाला पार्ट 1 मार्क का रहेगा और ये डायग्राम ड्रॉ करने का 2 मार्क का रहेगा, एंड दिस विल आल्सो बी ऑफ 2 मार्क्स। तो ये हमारा आया था 5 नंबर का सवाल, ठीक है, समझ में आया। सो व्हाट वी हैव डन एंटायर चैप्टर, बहुत बढ़िया से हमने पूरा एंडिंग तक इस चैप्टर को कर लिया, हर पार्ट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया, उसी के साथ बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल भी किए, और एंडिंग में अच्छे मजेदार पीवाईक्यूज कर लिए जो हमें देख के समझ में आ गया, मैम ये तो हमसे हो रहे हैं, होंगे ही सही, पूरा चैप्टर इतने बढ़िया से कर लिया है। तो अब एग्जाम में आपको बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, जो भी लाइट चैप्टर के सवाल आएंगे, और बढ़िया से अटेम्प्ट करके आना है, और मेरे सभी बच्चे आप फुल मार्क्स लेके आना फिजिक्स में, कहीं कोई नंबर नहीं कटवाना है आपको, ध्यान से करना, अपना बेस्ट करना, ओके, और एकदम रिलैक्स माइंड रखना। तो सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द टेस्ट, बढ़िया से करना, ओके। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।